अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक 3.1 एटॉमिक मॉडल्स रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल अर्नस्ट रदरफोर्ड ने दिया था 1911 में। इन ऑर्डर टू नो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन उसने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। एक्सपेरिमेंट का सेटअप कुछ ऐसे था, उसने एक गोल्ड फॉयल लिया। गोल्ड फॉयल क्यों लिया? क्योंकि आपको पता है कि एटम जो है वो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट है। तो उसने क्या किया, उसके लिए एक एलिमेंट लिया, और एलिमेंट कौन सा लिया? गोल्ड लिया। और काफ़ी जो है गोल्ड जो था उसकी थिकनेस जो थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, क्योंकि जितनी थिकनेस कम होती है एक्सपेरिमेंट इतना अच्छा होता है। तो गोल्ड की थिकनेस थी 0.00004 सेंटीमीटर। उसने इस गोल्ड फॉयल से अल्फ़ा पार्टिकल्स को पास करवाया। अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फ़ा पार्टिकल्स हम कहते हैं हीलियम न्यूक्लियाई को। हीलियम क्या आपको पता है? हीलियम एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2 होता है। एटॉमिक नंबर 2 का मतलब है कि हीलियम का न्यूक्लियस है जिसमें 2 प्रोटॉन्स हैं और दो इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस को सराउंड कर रहे हैं। अब अगर हम क्या करें, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं तो पीछे क्या रह जाएगा? ये हीलियम न्यूक्लियस रह जाएगा। और हीलियम जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर आ जाएगा +2 चार्ज। इस हीलियम न्यूक्लियाई को हम कहते हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स। ये अल्फ़ा पार्टिकल्स प्रोड्यूस कैसे हुए? ये अल्फ़ा पार्टिकल्स उसने प्रोड्यूस किए थे बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ पोलोनियम। पोलोनियम क्या है? ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। आपको पता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट मुसलसल रेडिएशंस को इमिट करते हैं। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या करते हैं? अल्फ़ा पार्टिकल्स को इमिट करते हैं, और यही अल्फ़ा पार्टिकल्स हम यूज़ करते हैं फॉर बॉम्बार्डमेंट ऑन गोल्ड फाइल। अब उसने नोटिस ये किया था कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो गोल्ड फॉयल से स्ट्रेट पास हो गए थे, और कुछ जो थे वो स्लाइटली डिफ्लेक्ट हुए थे। और ये देखा गया कि 1 मिलियन में एक अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे थे जो ग्रेटर देन 90 के एंगल पे डिफ्लेक्ट बैक हो गए थे। ये कुछ एक्सपेरिमेंट का सेटअप था। यहाँ पर आप नोट करें, एक सोर्स है, जैसे सोर्स उसने यहाँ पर पोलोनियम, आप कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से पोलोनियम उसने यूज़ किया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स पास हुए, और अल्फ़ा पार्टिकल्स को उसने पास किया थ्रू गोल्ड फॉयल। और यहाँ पर आप नोट करें, मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो स्ट्रेट पास हो गए थे, कुछ स्लाइटली डिफ्लेक्ट हुए थे, और 1 इन अ मिलियन ऐसे थे जो 90 से ग्रेटर एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए थे। ये हम लोगों ने एक एटम ले लिया है। आप नोट करें कि एटम जो है उसके दरमियान में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली प्रेजेंट हैं। और आप नोट करें कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल सीधे चले गए हैं, कुछ स्लाइटली डिफ्लेक्ट हुए हैं, और एक दो ऐसे हैं जो ग्रेटर देन 90 के एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए हैं। इससे उसने कंक्लूजन्स क्या निकाली? उसने कंक्लूजन ये निकाली कि चूँकि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल, इसका मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस एटम में क्या है? एम्प्टी है। क्योंकि जब अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्रेट पास हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, इट मीन्स के आगे कुछ भी नहीं है, तो एटम की ज़्यादातर जगह क्या है? खाली है। दूसरा उसने ये कहा था कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, चूँकि हमें पता है कि वो पॉजिटिवली चार्ज हैं, क्योंकि वो हीलियम न्यूक्लियाई है, और हमें पता है हीलियम न्यूक्लियाई में सिर्फ जो है न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स भी पॉजिटिव हैं, और सामने कोई ऐसी चीज़ है वो भी पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि जब ये अल्फ़ा पार्टिकल्स पास करते हैं तो वो डिफ्लेक्शन कॉज होती है, और हमें पता है कि पॉजिटिव एक दूसरे को डिफ्लेक्ट करता है, रिपेल करता है। तो इस रिपल्जन की वजह से जो कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स है वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, या वो ग्रेटर देन 90 के एंगल पे उन डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। उसने कहा कि इसका मतलब है कि एटम में भी कोई पॉजिटिव पार्ट प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये डिफ्लेक्शन हो रही है। थर्ड उसने ये बताया कि अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैसिव हैं, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स में आपको पहले से पता है कि अल्फ़ा पार्टिकल्स के अंदर प्रोटॉन्स मतलब कि पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मैसिव होते हैं। तकरीबन 1827 टाइम्स प्रोटॉन का मैस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है। तो उन्होंने कहा अल्फ़ा पार्टिकल्स इतने ज़्यादा मैसिव हैं कि वो इलेक्ट्रॉन से डिफ्लेक्ट नहीं होते। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक बहुत भारी चीज़ है और उस सामने एक बहुत छोटी सी चीज़ है, तो क्या ये छोटी सी चीज़ को डिफ्लेक्ट करेगी? नहीं करेगी। इसीलिए इसका ये जो है ये डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रॉन जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल्स की डिफ्लेक्शन कॉज नहीं कर रही। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या था? रदरफोर्ड ने हमें प्लानिटरी मॉडल दिया था। प्लानिटरी मॉडल का मतलब ये है, जैसे सोलर सिस्टम है,
अर्थ का सिस्टम है, कि सन है और उसके अराउंड प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, उसने कहा कि जस्ट ऐसे ही एटम में दरमियान में न्यूक्लियस है और उसके न्यूक्लियस के अराउंड क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं एक सर्कुलर ऑर्बिट में। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या था, एटम इज़ न्यूट्रल, के मतलब एटम में जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं, ताकि वो अपने इफेक्ट को कैंसल आउट कर रहे हैं। सेकेंड, उसने ये कहा था कि एटम का जो ज़्यादातर मैस है वो प्रेजेंट है एक डेंस रीजन में, जो एटम के दरमियान में प्रेजेंट है, और उस डेंस रीजन को उसने नाम दे दिया न्यूक्लियस का। और अभी हमें पता है कि वो बात उसने ठीक की थी, क्योंकि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, और प्रोटॉन्स का मैस बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये है कि एटम का ज़्यादातर मैस जो है वो इस डेंस रीजन में प्रेजेंट है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। यही बात हमें रदरफोर्ड ने भी बताई थी। नेक्स्ट, उसने हमें ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर मूविंग अराउंड दिस न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। और ये इलेक्ट्रॉन किस तरह सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करें, उसने कहा ये मूव करें थ्रू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बैलेंस कर रही है इस इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, ये वो फोर्स होती है डैट इज़, ये वो अपेरेंट फोर्स डेट इज़ एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि आप एक थ्रेड लें और थ्रेड के एंड पे एक स्टोन अटैच कर दें, और आप ये थ्रेड अपने हाथों में पकड़ के इस थ्रेड को मुसलसल रोटेट करना शुरू करते, घुमाना शुरू करते, तो आप क्या नोट करोगे कि ये स्टोन मुसलसल एक सर्कल में मूव करेगा, ये आपकी हाथों की तरफ नहीं आएगा, जब तक आप इसको घुमाते जाओगे ये मुसलसल मूव करता जाएगा। अब कौन सी फोर्स है जो इसको मुसलसल मूव करने में हेल्प करी, दैट इज़ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और उसने कहा था, रदरफोर्ड ने कहा था, यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन कॉन्टीन्यूसली न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव कर रहे हैं। अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में बेसिकली डिफेक्ट्स क्या थे, क्या प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से ये मॉडल रिजेक्ट हुआ था या इस मॉडल के बाद दूसरा मॉडल आया था। फर्स्ट है कॉन्टीन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि रदरफोर्ड ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं थ्रू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन अ सर्कुलर पाथ, और हमें पता है कि क्लासिकल फिज़िक्स ये कहती है कि जब भी कोई चार्ज्ड बॉडी मूव करती है अराउंड एनी चार्ज बॉडी मूव करती है कॉन्टीन्यूसली, तो वो एनर्जी रिलीज़ करेगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो अपना पाथ क्या करेगी, आहिस्ता आहिस्ता कम कर लेगी, और उसका पाथ एट दी एंड मतलब उसकी जो मूवमेंट है वो एट दी एंड रुक जाएगी। आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि आपने देखा होगा जो घरों में आपकी वॉच होती है उसके नीचे पेंडुलम लगा होता है, तो पेंडुलम अगर आप उसको पेंडुलम को घुमाते हो तो एक पॉइंट पहले पेंडुलम मुसलसल मूव करता जाता है, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि पेंडुलम की जो मूवमेंट है वो कम होती जाती है, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि पेंडुलम बिल्कुल स्टॉप कर जाता है। सेम इस तरह उसने कहा इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी होता है, जब चार्ज बॉडी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स ये एनर्जी कंटिन्यूसली लूज़ करते हैं, उनका पाथ छोटा होता जाता है, और एक पॉइंट, इसका मतलब अगर पाथ छोटा होता जाता है तो इसका मतलब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव करते करते न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा, और अगर ये न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा इट मीन्स के जो एटम का स्ट्रक्चर है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और हमें पता है कि आज तक ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि अगर एटम का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होता होगा तो इसका मतलब है कि दुनिया भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि दुनिया भी एटम से बनी हुई है, और अगर एटम का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो सकता है इसका मतलब अभी तक दुनिया डिस्ट्रॉय हो चुकी होती, जो ऐसा नहीं हुआ। इट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। सेकेंड क्या है कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स अगर कोई भी चार्ज बॉडी कॉन्टीन्यूसली मूव करती है तो अपने पाथ को क्या होता है, वो कॉन्टीन्यूसली एनर्जी रिलीज़ करती है और उसका पाथ छोटा होता जाता है। तो जब कोई चीज़ कॉन्टीन्यूसली एनर्जी रिलीज़ करती है तो उसका स्पेक्ट्रम भी कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। स्पेक्ट्रम क्या होता है, वो ग्राफ होता है जो हमें शो करता है कि इस ऑब्जेक्ट ने किस किस पॉइंट पर एनर्जी रिलीज़ की। और अभी हम कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स इस चार्ज बॉडी को कॉन्टीन्यूसली एनर्जी रिलीज़ करनी चाहिए, इसका मतलब एक कॉन्टीन्यूस
स्पेक्ट्रम आना चाहिए, लेकिन जो हमारे पास स्पेक्ट्रम आया वो लाइन स्पेक्ट्रम था जिसको रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया था। तो ये दो डिफेक्ट्स थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के, जिसकी वजह से फिर हमने नया मॉडल दिया था, दैट वाज बोहर एटॉमिक मॉडल, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।